अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लड। बेसिकली ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब यहाँ पर फ्लूइड का मतलब कोई भी लिक्विड फॉर्म और कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब इस चीज कनेक्टिव टिश्यू को समझना पड़ेगा हमें। पूरी बॉडी में दो ही हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक है हमारे पास ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ, ठीक है। आज हम ब्लड पढ़ रहे हैं। तो होता ये है कि जो ब्लड है ये पूरी हमारी बॉडी में कंस्टेंटली जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है, और उसके जरिए ये होता है कि ये कम्युनिकेशन एक डेवलप करता है दो टिश्यूज के दरमियान। जैसे कि हमारे पास दो टिश्यूज है, वो दोनों आपस में किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो ब्लड के जरिए कर सकते हैं। तो जो ब्लड है हमारे पास वो क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड वाटरी फ्लूइड होता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। इसको भी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो कितना होना चाहिए? तकरीबन हमारी फुल बॉडी मास का फुल बॉडी वेट का 7% होना चाहिए। जैसे कि अगर 70 kg का कोई भी इंसान है तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 5.6 लीटर ब्लड होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों में खून की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वीमेन, और इसके अलावा जब भी आप एडल्ट्री रीच कर रहे होते हैं तब भी इसके लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा वो कौन सी ब्रांच है? जैसे कि हमने पढ़ा था कि एनाटमी में मुख्तलिफ ब्रांचेज है, जैसे कि रेडियोग्राफिक एनाटमी एंड ऑल सच। तो इसी तरीके से हमारे पास ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें हम ब्लड की स्टडी करेंगे? तो ब्लड को हम हीम के नाम से जो है वो जानते हैं, और हमें पता है ओलॉजी आगे लॉजी जब भी लग जाता है तो उसका मतलब होता है स्टडी। तो ब्लड की स्टडी के लिए जो हमारे पास ब्रांच आती है, जो फील्ड आती है, उसको हम हीमाटोलॉजी कहते हैं। हीमाटोलॉजी के अंदर हम ब्लड को स्टडी करते हैं, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज को स्टडी करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो कि ब्लड से एसोसिएट करते हैं, उसको हम हीमाटोलॉजी में जानते हैं। ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में इस तरह से नहीं होता कि पूरी बॉडी में डायरेक्ट हमारे पास ब्लड है, पूरी बॉडी जो है वो ब्लड से भरी हुई, इस तरह नहीं होता। ब्लड के लिए हमारे पास प्रॉपर चैनल्स है, जिसको आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज कहते हैं। इसके अंदर ब्लड मौजूद होता है। ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मैंने कहा, ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में है, एक चैनल्स के अंदर, और जिनको हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज कह रही है, उसके अंदर ब्लड मौजूद है। अब ये जो ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब वो ट्रांसपोर्ट क्या कुछ कर सकता है? सबसे पहले आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, और इसके अलावा हीट और क्लॉटिंग फैक्टर्स को। हीमोग्लोबिन ब्लड में कंपोनेंट होता है, उसके साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे मैंने कहा, न्यूट्रिएंट्स, हम जो भी चीज़ खाते हैं वो हमारे पास अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम में जाती है थ्रू इंटेस्टाइन, और वो हमारे पास पूरी बॉडी में जो है हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो है हमारे पास हार्मोन्स है, वी नो एंडोक्राइन हार्मोन्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, जो हमारे ब्लड में डायरेक्टली जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं किसी भी हमारे टारगेटेड ऑर्गन तक। इसके अलावा आती है हीट। हीट जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है? हीट हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, और ये जो हीट है पूरी बॉडी में इवनली जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये ऑल बिकॉज ऑफ ब्लड होती है। एज आई टोल्ड यू, जैसे ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, पूरी बॉडी में जो जाता है, इसी तरीके से जो हीट है वो पूरी बॉडी में हमारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जो ब्लड है हमारे पास वो हमारी बॉडी के पीएच लेवल को, इवन टेम्परेचर को भी जो है वो एडजस्ट करता है, उसको मेंटेन करता है। इस तरह से वो करता है, उससे ये होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, फैगोसाइटोसिस होता है। ये क्या होता है फर्दर आगे पढ़ेंगे। इसके जरिए जो है वो हमारी बॉडी का जो है मेन टेम्परेचर, हीट, पीएच, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा जो है वो मेंटेन करता है, उसको प्रॉपर फुल बॉडी में रेगुलेट करता है। बेसिकली अब हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की तरफ। हमने ब्लड के जो है मेन फंक्शंस पढ़ लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड जो है बेसिकली टू कंपोनेंट से बनता है। पहला होता है ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि उसके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? एक वाटरी फ्लूइड होता है जिसके अंदर जो है वो डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिनके अंदर सेल्स और सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि 4 पार्ट्स ब्लड का क्या है?
प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को जो है वो हम फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर कंसीडर करते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिनको आरबीसीज कहते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स है जिनको हम आरबीसीज कहते हैं, एंड बेसिकली ये होते हैं एरिथ्रोसाइट्स। इसी तरह डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स का सेकंड नेम है, बल्कि मैं फर्स्ट ही कह सकूं तो थ्रोम्बोसाइट्स। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स है इसका सेकंड नाम होता है, तो हम रिपीटिंग अगेन, आरबीसीज का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम है हमारे पास ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का जो है वो सेकंड नेम हमारा होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ज्यादातर पेपर्स में आपको डायरेक्ट आरबीसीज नहीं लिखा आएगा, बल्कि एरिथ्रोसाइट्स लिखा आएगा, तो यू हैव टू नो कि एरिथ्रोसाइट्स का मतलब आरबीसीज है। इसी तरह ल्यूकोसाइट्स लिखा है तो उसका मतलब है कि डब्ल्यूबीसीज की बात हो रही है, और इसी तरीके से अगर प्लेटलेट्स लिखा आता है तो इसका मतलब है कि थ्रोम्बोसाइट्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर आप देखो एक ब्लड जो है ड्रॉप के अंदर आपको ये रेड ब्लड सेल्स भी नजर आ रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी, और साथ प्लेटलेट्स भी शो हो रहे हैं। फर्दर इनको हम इंडेक्स भी इन डिटेल आगे पढ़ते हैं। सो हियर वी गो, अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। अब हम एक टेस्ट ट्यूब में लेट सपोज जो है वो ब्लड लेते हैं, तो उसमें अगर टेस्ट ट्यूब को गौर से देखा जाए तो ये है कि वहां पर ब्लड है। अब देखने में तो हमें ब्लड जो है वो इवनली कलर्ड रेड कलर्ड नजर आ रहा है, लेकिन उसको अगर हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं प्लाज्मा में, और उनके जो है ब्लड सेल्स अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक मशीन यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, जिसके अंदर हम ये टेस्ट ट्यूब डालते हैं, एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ वो स्पिन करता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो प्लाज्मा है वो अप साइड टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है, और नीचे जो है वो सारे सेल्स डेंस होने की वजह से वो नीचे जो है वो सस्पेंड कर जाते हैं। अब हमारे पूरे ब्लड में 55% यानी कि 100 में से 55% जो है वो हमारे पास प्लाज्मा ही होता है, और जो रिमेनिंग 45% होते हैं वो ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सो द थिंग इज कि जो सेल्स है वो हैवियर होते हैं, इसलिए वो हमारे पास चेस्ट ट्यूब में जो है बॉटम में आ जाते हैं, और प्लाज्मा अपसाइड होता है। प्लाज्मा 55% होता है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड जो हमारे पास सेल्स जो है वो 45% जो है वो हमारे पास ब्लड में रह जाती है। अब इस प्लाज्मा को, जो 55% प्लाज्मा है, उसको फर्दर ब्रेक डाउन अगर हम करें तो उसमें से 91.5% तो वाटर ही होता है, और इसके अलावा 8.5% सोलूट्स होते हैं, एंड अप्रोक्सीमेटली 7% बाय वेट जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो उसमें से 7% तकरीबन प्रोटीन, जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स मौजूद होते हैं, और उसके अलावा, और इसकी भी परसेंटेज यहाँ पर मेंशन्ड है, इसके अलावा 91% वाटर है, और अदर सोल्यूट्स जो है जिसमें आयंस हो गए, मुख्तलिफ न्यूट्रिशंस हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस हो गई, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, वो हमारे पास जो है मौजूद होता है। और अब इसी पिक्चर में आप देख लिए कि यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्म एलिमेंट्स 45% है, उसको भी फर्दर ऑन ब्रेक डाउन किया है कि हमारे पास प्लेटलेट्स कितने होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स 5 to 9,000, और जो है आरबीसीज हमारे पास 4.2 to 6.2 मिलियन मौजूद होते हैं। वो प्रोटीन्स जो हमारी प्लाज्मा में पाई जाती है उनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं, जो तकरीबन 7% जो है वो मौजूद होती है हमारे प्लाज्मा में। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, ये साइज की बात करें तो ये जो है वो बिग होती है, और इसकी वजह से, बड़े होने की वजह से, जो हमारी कैपिलरीज होती है, जो सबसे स्मॉलर हमारे पास ट्यूब्स होती है, उसके अंदर से ये बाहर नहीं जा सकती, तो इसकी वजह से ये जो है वो ब्लड में ही एग्जिस्ट करती है, और उसकी वजह से हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड का, वो उसको मेंटेन करती है। तो इस तरह से जो प्लाज्मा फ्लूइड है वो सर्कुलेशन में रहता है। ये प्लाज्मा प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करी। लेट्स सपोज प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो हमारे पास नॉर्मल लेवल से जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, या कोई चोट की वजह से, कोई भी जो है इंजरी की वजह से भी ऐसा होता है कि हमारे पास जो है प्लाज्मा प्रोटीन जो है, जो हमारा ब्लड है, वो लॉस करना शुरू होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और उसकी वजह से जो फ्लूइड होता है, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन की बात नहीं की, जो फ्लूइड रह गया हमारे पास, वो फ्लूइड जो होता है वो टिश्यूज में मूव करना शुरू कर देता है, हमारी बॉडी कैविटीज में चला जाता है, और जो टिश्यूज में जब पानी जाता है तो उसको ओडिमा कहते हैं, और ज्यादातर ये ओडिमा जो है वो चेक करते हैं पिंच करके स्किन पे, और अगर हमारी स्किन जो है नॉर्मली वापस ना आए, मतलब कि पिंच इन अ सेंस ऑफ के सॉरी पिंच नहीं, मतलब कि प्रेस करते हैं और देखते हैं कि बॉडी में एडिमा है कि नहीं है, सूजन है कि नहीं है, और टू बी ऑनेस्ट ये कंडीशन होती है जिसको वक्त पे ट्रीट करना पड़ता है। जो प्लाज्मा की जो थिकनेस है, उसकी विस्कोसिटी है, उसका गाढ़ापन है, वो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है।
और इसमें भी अगर फर्दर ब्रेक डाउन करें प्लाज्मा प्रोटीन को तो इसमें भी एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजिन जो है वो विस्कोसिटी प्लाज्मा की मेंटेन करने में काम आता है। अब फर्दर मैंने कहा एल्ब्यूमिन का नाम लिया तो एल्ब्यूमिन को ब्रेक डाउन करते हैं तो एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर इटसेल्फ सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो एल्ब्यूमिन की तकरीबन 60% जो है वो पाई जाती है। मेन काम क्या है कि ये जो है प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को बरकरार रखता है। इसके अलावा ये कैरियर मॉलिक्यूल्स के तौर पे भी काम करता है। किन के लिए? कुछ भी कोई भी ड्रग्स है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स है या इवन फैटी एसिड्स है। इसके अलावा दूसरा है ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन जो है ये एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन्स जो है ये कम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती है जो कि लिम्फोसाइट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है और इसका मेन जो सबसे मेन काम है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए रहता है, इम्यूनिटी के लिए। और इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट करता है कुछ हार्मोन्स और मिनरल्स जैसे कि सॉल्ट हो गए और जो हार्मोन होता है वो थायरोग्लोब्यूलिन होता है जो कि फर्दर ऑन जो है वो कैरी करता है हार्मोन थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर योर प्रॉपर थायराइड फंक्शन। अब इसके अलावा हमारे पास फर्दर मौजूद होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर का काम क्या होता है? इनका काम होता है कोआगुलेशन करना, जो है ब्लड की क्लम्स बनाना, उनको कोआगुलेट करना, इसी वजह से उनको क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। अब बेसिकली जो सीरम है वो क्या है? सीरम जो होता है वो प्लाज्मा ऐसा होता है जिसके अंदर जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है। जब क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास ब्लड है वो सिंपली क्लॉट नहीं होगा। तो जो मोस्ट अबंडेंट बहुत ज्यादा जो है वो पाया जाता है क्लॉटिंग फैक्टर वो होता है फिब्रिनोजिन। ठीक है, फिब्रिनोजिन जो है इसके ऐसे हजरात जिसमें इनकी अमाउंट कम हो जाए फिर इसके फर्दर ऑन इसकी प्रोसीजर्स होती है, इंजेक्शंस होते हैं, उससे इसकी कमी पूरी की जाती है। बिकॉज क्लॉटिंग फैक्टर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लड क्लॉट होना बहुत शदीद जरूरी है। सो अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। मैंने बताया था एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, WBCs, इसके बारे में बात करते हैं। इसको बताने से पहले एक सवाल जो जहन में आना चाहिए कि बेसिकली ये खून बन कहाँ रहा है, ब्लड बेसिकली कहाँ बन रहा है। एक कॉमन मैन, एक ले मैन की सोच में ये होता है कि जो ब्लड है वो दिल में बन रहा है, तक ऐसा नहीं है। जो हार्ट है वो दिस इज ओनली अ पंपिंग यूनिट, उसने सिर्फ ब्लड को पंप करना है, उसने सिर्फ ब्लड को जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन बेसिकली ब्लड बन कहाँ रहा होता है? ब्लड जो है हमारे पास रेड बोन मैरो में बन रहा होता है। इसके अलावा कुछ फैगोसाइट्स जो है लिम्फोसाइट्स सॉरी उसमें जो है ये बन रहा होता है। सो ब्लड की फिजियोलॉजी, ब्लड कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस तरह बन रहा है, वो सारा हम फर्दर ऑन जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है हम RBCs की तरफ जो है मूव करते हैं क्योंकि जो ब्लड फॉर्मिंग प्रोसेस है उसको हम हीमोपोएसिस कहते हैं। सो RBCs को फर्दर जो है वो डिस्कस करने से पहले हीमोपोएसिस के बारे में बता दूं कि हमारे पास अडल्ट में फ्लैट बोन्स होगी, इरेगुलर बोन्स होगी, इसके अलावा एपिफाइसिस जो होती है लॉन्ग बोन्स की उधर, और इसके अलावा जो है हमारे पास स्टर्नम, रिब्स, पेल्विस और स्कल यहाँ पर जो है वो हो रही होती है। जो हमारे पास रिमेनिंग 45% था जिसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स मौजूद थे, जिसके अंदर सेल्स मौजूद थे, उसमें से भी 99% तो सिर्फ RBCs होता है और जो रिमेनिंग जो है 1% जो रह जाता है उसके अंदर हमारे पास WBCs जो है वो प्लेटलेट्स जो है उसको ऑक्यूपाई कर रही होती है, यानी कि RBCs मोस्ट अबंडेंट रहता है। सो हियर वी गो कि जो RBCs है वो 99% जो है वो पाया जाता है। इसका नेम जो है एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा इसका साइज कितना होता है, इसका डायामीटर कितना होता है, तकरीबन 7 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है। इसके अलावा ये बाय कनकेव डिस्क होती है। अब कनकेव चीज कैसी होती है आपको पता होना चाहिए, कनकेव और कन्वेक्स का डिफरेंस। लेकिन ये आप देखें, ये जो आपके पास इमेज है, ये जो एरिया अंदर की तरफ गया हुआ और ये एक कनकेव शेप बना रहा है। ठीक है, अब ये बाय कनकेव है, इट मीन्स कि जहां ये ऊपर से इस तरह है तो बैक साइड से भी इसकी सेम ही शेप है। दोनों तरफ से ये जो है अंदर की तरफ आपके लेमैन के लिए समझा रही हूँ कि ये प्रेस हुआ हुआ है इस तरह से। तो ये हमारे पास बाय कनकेव शेप होती है, दोनों तरफ से जो है वो उसका कनकेव शेप होती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, सो अब बाय कनकेव क्यों है, इसकी वजह है क्योंकि इसी कोई और भी शेप हो सकती थी, बट ये बाय कनकेव होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इससे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और RBCs को क्या चाहिए, RBCs को जो मेन थिंग जो है वो है ऑक्सीजन। इसने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो ट्रांसपोर्ट करनी है वो ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा, थोड़ी बहुत अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की होगी बट ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है इसने ज्यादा ट्रांसपोर्ट करनी है तो उसके लिए इसके पास सरफेस एरिया ज्यादा होना जरूरी है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा ये ऑक्सीजन को बाइंड कर सकेगा और ट्रांसपोर्ट कर सकेगा।
सो द सेम थिंग इज हियर कि हमारे पास बाइकनकेविटी जो है वो क्यू है, और इसके अलावा जो थिन है, बीच में से थिन है, आप देखिए पता भी चला साइड की वॉल्स इसकी थिक और बीच की सेंट्रल पॉइंट इसका थिन क्यू है, ताकि जो है फास्ट जो है गैसेस जो है वो इंटर और एग्जिट कर सके आरबीज के अंदर बाहर से। एक पिगमेंटेड प्रोटीन है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि हमारे पास गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब आरबीसीज के बारे में ये है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, इसकी पहली शेप ऐसी है, बीच में से ये थिन है, इसकी शेप इस तरह रखी गई है कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बहुत ही बारीक कैपिलरीज, ठीक है, जो आर्टरीज है, वेन्स है, वेन्यूल्स है, वो काफी ज्यादा डायमीटर की होती है एज कम्पेयर टू कैपिलरीज की। तो सबसे नैरोस्ट कैपिलरीज भी है, वहां से भी आरबीसीज जो है वो मूव कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर ज्यादा इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है जिसने गैस को ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस बच जाती है कि वो इजीली इसमें सर्वाइव कर सके। सो हियर वी गो। अब यहाँ पर देखो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है आरबीसीज की, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मैं बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये इजीली मोल्ड हो जाता है। इजीली जब इसको स्क्वीज करते हैं तो इसकी ये होता है कि ये डिफॉर्म नहीं होता, और ये होता है कि मतलब ये कि ये डिफॉर्म तो होता है लेकिन रप्चर नहीं करता, फट नहीं जाता, और इस तरह ये होता है कि इजीली जब इसको स्क्वीज किया जाता है तो इन नैरो कैपिलरीज से भी जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है। आरबीसी कलर की बात की जाए तो ये रेड इन कलर होता है। और रेड कलर किस तरह होता है? रेड कलर इस तरह होता है कि इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जिसका मैंने नाम बताया हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब जो हीमोग्लोबिन है इसका कलर रेड होता है, जिसकी वजह से एज अ होल आरबीसी जो है वो हमें रेड नजर आ रही होती है। इसके अलावा 5.4 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो है पर माइक्रोलीटर मेल में पाए जाते हैं, और फीमेल में उसकी अमाउंट कम होती है, मैंने पहले ही बताया था, बच्चों में सबसे ज्यादा होती है। तो ये फीमेल में तकरीबन 4.8 मिलियन होते हैं। आरबीसी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक आरबीसी के अंदर तकरीबन 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स टू मच एक आरबीसी के अंदर। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक प्रोटीन होती है फर्दर जिसको हम कहते हैं ग्लोबिन, ठीक है। अब जो ग्लोबिन है ये जो है इसके अंदर 4 जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है, और एक जो रिंग लाइक नॉन प्रोटीन पिगमेंट होता है, नॉन प्रोटीन होता है, नॉट अ प्रोटीन वन, जिसको हम हीम कहते हैं। ये जो है ये चारों चेन के साथ जो है वो बाउंड करता है। अब हमें पता है कि जो इसकी फिजियोलॉजी अगर हम देखते हैं आरबीसीज की, तो जो है आरबीसीज जो है इसका काम क्या है? सबसे बड़ा काम ही है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज अगर ऑक्सीजन लेवल हमारा ड्रॉप करता है 16% से कम जाएगा तो आपका ब्रेन सेल डेथ हो जाती है, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा जिस चीज की डिमांड है वो है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन डिमांड जो है वो किस तरह से रेगुलेट हो रही है, किस तरह से इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वो आरबीसीज की वजह से ही हो रही है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो मैच्योर आरबीसीज होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। 120 डेज का लाइफ स्पैन है, उसके बाद इन आरबीसीज ने खत्म हो जाना है। इन्होंने डुप्लीकेट या रेप्लीकेट नहीं करना, अपने जैसा एक और नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि जिनके अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं तो उसके अंदर क्या ही हमारे पास जो है वो सेल, एक सेल से वो दूसरा सेल बनेगा, लाइक उसके अंदर नहीं हो सकती माइटोसिस। तो अब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो और मैंने कहा था कि इसके अंदर इंटरसेलुलर ऑर्गेनेलीज जो है वो ज्यादा प्रेजेंट नहीं होती, तो इसकी वजह से हमारे पास अंदर सेल के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है कि उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो रहे और उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एटीपी सिंथेसिस किस तरह से होगी? अब ये एटीपी तो सिंथेसिस है, ये एनारोबिकली होती है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो यूज नहीं किया जाता। अब जब ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि इसके पास जो ऑक्सीजन है जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो आरबीसी यूज नहीं करता, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। एटीपी जो है वो एनारोबिकली जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, सिंथेसाइज किया जा रहा है एटीपी। अब यहाँ पिक्चर ही आप देख लें, इस पिक्चर में आपको ये रेड ब्लड सेल नजर आ रहा है। इसके अंदर क्या हुआ, हमें ऑक्सीजन मिली, कहाँ से मिलती है ऑक्सीजन? हमें मिलती है लंग से, ठीक है, लंग से ऑक्सीजन मिली। यहाँ पर हीमोग्लोबिन, ये जो आपको सर्कस में शो हो रही है ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है। अब क्या होगा, इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से इसके साथ बाउंड करनी है ऑक्सीजन ने, ठीक है। जब इसके साथ बाउंड करेगी ऑक्सीजन तो फर्दर ऑन जो है इन्हीं टिश्यू सेल से ऑक्सीजन जो है वो आगे जाकर रिलीज होगी और ये हर ऑर्गन की तरफ जाएगी।
अब हमें एक चीज पता है कि मेटाबॉलिज्म हमारे पास है, उसके अंदर फर्दर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होती है। तो जब भी मेटाबॉलिज्म होती है तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज होते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब हीमोग्लोबिन में ये है कि ये हमारे पास 23% जो है फर्दर, ठीक है, 23% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। बाकी तकरीबन 77% जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन होती है और 23% जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने बताया था हीम रिंग होती है, ठीक है। अब उस हीम रिंग के अंदर जो उसका भी मेन सेंटर है, वहां पर आयरन होती है। क्या कभी सुना है आपने कि जो है वो खून की कमी होगी है, आयरन सप्लीमेंट्स लो, ठीक है। वाई दी आयरन सप्लीमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, उसकी बेसिक वजह यही है कि हमारे पास जो हीम है उसका जो सेंटर है वहां पर हमारे पास आयरन मौजूद होता है और इस आयरन ने कंबाइन करना होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जरिए के साथ, ठीक है। तो अगर हमारे पास आयरन नहीं है, बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होगा और यूं हमारे पास आयरन बेस जो है वो अनीमिया आ जाएगा। बेसिकली अनीमिया क्या होती है? अनीमिया जो है हमारे पास आरबीसी की अगर कमी हो रही है, खून की कमी हो रही है, तो उसको बेसिकली एनीमिया कहते हैं। अब ये एनीमिया मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, सिकल सेल एनीमिया होता है, वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि हम ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस करें तो इसी की तरफ हम अपना कंसंट्रेशन इसी की तरफ रखते हैं। अब हो यहाँ पे ये रहा है कि हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है उसके साथ तकरीबन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। और एक और चीज मैं बता दूं कि जो आयरन है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, के रिवर्सिबली, नॉट इरिवर्सिबली, यानी कि ये चीज ओवर एंड ओवर जो है वो रिपीटेडली होती जाती है। आई होप कि ये जो है इमेज आपको समझ आ जाए। यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास रेड ब्लड सेल है और हीमोग्लोबिन का यहाँ पर शो कराया जा रहा है कि यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन है वो कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को और पूरी बॉडी में लेके जा रहा है। अब आरबीसीज है उसकी सिंथेसिस होनी है, ठीक है। अब उसको बनाने के हमें क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड और B12। ये भी आपने सुना होगा, खून की कमी है तो फॉलिक एसिड ले लो, B12 लो, आयरन लो, ठीक है। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे पास जरूरी है ताकि हम रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस कर सके, ठीक है। ये एब्जॉर्ब होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में और उसके बाद जो है फर्दर ऑन जो हमारे पास विटामिन B12 है ये जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स के साथ बाउंड करता है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको हम फर्दर ऑन इन डेप्थ लेकर नहीं जा सकते क्योंकि हमारा करिकुलम इस लेवल का नहीं है, मतलब हमने जिसको जितना पढ़ना है उसी को लेते हुए चले। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे पास जो विटामिन B12 है ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स के साथ बाउंड करता है ताकि जो है वो एब्जॉर्प्शन करवा सके। अब ऑक्सीजन जो है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रही है? हमारे साथ हीमोग्लोबिन है, उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसको HBO कह रहे हैं ये बनता है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है जिसके साथ 4 ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर सकते हैं। एक हीमोग्लोबिन है, उस मॉलिक्यूल के साथ हमारे पास 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं। आई डोंट हैव द पिक्चर राइट नाउ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये जैसे कि ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पर 4 साइड्स है जहां पर आकर ये हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में हमारे पास 4 साइड्स है जहां पर आके ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर सकता है। अगर चारों साइड्स फिल हो जाती है, चारों साइड्स पे ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर जाता है तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जगह सैचुरेट हो गई है, यानी कि फुल जो है फिलअप हो गई है। जब हमारे पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गया तो वो हमारे पास क्या बन रहा है? वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। अब ये नहीं होता कि हर वक्त किसी के साथ बाइंड करें, इससे हट जाएगा ऑक्सीजन, फिर दोबारा अटैच होगा, तो इसीलिए हम इसको बार बार रिवर्सिबल जो है वो प्रोसेस कह रहे हैं।